चलिए, इसके लिए जाना पड़ेगा हमें चेकआउट पेज पे। चेकआउट पेज पे क्या क्या है? एड्रेस का एक कंपोनेंट है, टोटल का एक कंपोनेंट है। ठीक है, एड्रेस के कंपोनेंट में हम बनाएंगे इनपुट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और ठीक है, इतना बहुत है। प्लेस होल्डर बनाते हैं। प्लेस होल्डर इक्वल टू स्ट्रीट, या फिर स्ट्रीट ही लिख देते हैं। ठीक है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, उसके बाद आता है सिटी, पिन कोड, स्टेट, और कंट्री तो चलो इंडिया में बाय डिफॉल्ट रख देंगे वहां पे। ठीक है, चलो अभी कंट्री, कंट्री के लिए क्या रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे डिव लगा देंगे, कंट्री इक्वल टू इन इंडिया। ठीक है, हाउस नंबर, ये सब क्या है, एक ही लाइन में आ गए। इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करना हो तो हम यूज करेंगे थोड़ा CSS। हाउस नंबर है, स्ट्रीट है, सिटी है, पिन कोड है, स्टेट है, कंट्री इंडिया। ठीक है, और टोटल वाले में क्या दिखाएंगे हम, यहाँ पे एक टेबल जैसा ही कुछ दिखा देंगे, टी बॉडी TR, और उसके अंदर एक TD लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, TH बोल देता हूँ इसको मैं। प्रोडक्ट प्राइस, TD ₹500। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस एंड QTY क्वांटिटी, मान लो 2 ले रहे हैं अगर हम, तो फाइनली टोटल कितना बनेगा, ₹1000। ठीक है, अभी देखो ये वैल्यूज क्या है, हम स्टेटिकली यहाँ पे छाप रहे हैं, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रही है। हमें कैलकुलेशन करनी होती है, हम वो भी कर सकते, लेकिन हमारे पास कहीं पे ये प्राइस का एक वेरिएबल में होना चाहिए, और कहीं क्वांटिटी हमारे पास किसी वेरिएबल में होनी चाहिए, जो फ्यूचर में अगर हम करेंगे कुछ इंटरेक्टिविटी तो वहां पे वैल्यूज रखेंगे स्टेट में। अपने स्टेट से वैल्यू डिराइव करके उसकी कैलकुलेशन करके हम टोटल भी दिखा सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। ओके, और अपना ये जो एड्रेस नहीं, ये चेकआउट पेज वाला कंपोनेंट है, उसको यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। अब ये दोनों एक बाजू बाजू में आ गए। ठीक है, राइट साइड में ये, लेफ्ट साइड में ये। ओके, अब यहाँ पे जो भी हाउस नंबर डालेंगे, स्ट्रीट डालेंगे, सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, स्टेट, ठीक है, स्टेट में क्या है, गुजरात आएगा, ये सब। ठीक है, स्टेट क्या होना चाहिए, नॉर्मली ड्रॉप डाउन होना चाहिए। पिन कोड में नंबर होने चाहिए, सिटी में कुछ भी लिख सकते हैं, ये प्री टेक्स्ट फील्ड है, ये नंबर वाला फील्ड है, और यहां पे होना चाहिए ड्रॉप डाउन। तो पहले देख लेते हैं इनपुट में कैसे हैंडल करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे फॉर्म जब भी हैंडल करेंगे ना, स्टेट का ही यूज करके हैंडल करेंगे। स्टेट में एक वेरिएबल होगा जो कि पर्टिकुलर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे अगर स्ट्रीट का एक हाउस नंबर का एक वेरिएबल बनाना है तो मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट हाउस नंबर, सेट हाउस नंबर। ठीक है, और जब भी टेक्स्ट फील्ड का जो भी अपना इनपुट फील्ड हो, उसका कोई भी अगर हम स्टेट बना रहे हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग रखनी है। ठीक है, अनडिफाइंड नहीं रखनी है, डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग रखनी है। ठीक है, इनपुट में नॉर्मली इनपुट में क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू हाउस नंबर, आ गया हाउस नंबर, और दूसरा एक यहां पे हम एक मेथड लेंगे ऑन चेंज का। ठीक है, ऑन चेंज इक्वल टू, जैसे ही ऑन चेंज लेंगे यहां पे हमने कॉल बैक पास किया, वहां पे ऊपर से हमें इवेंट मिलेगा। इवेंट को मैं सिर्फ ई लिख रहा हूं, इसको इवेंट को कंसोल लॉग लगाता हूं सिर्फ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं ना, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में रख देता हूं ऐसी। अब मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा ना तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अभी यहां पे कुछ भी लिखूं, मैं मिटाऊं, हटाऊं, कुछ भी करूं, ये बदलने नहीं वाला है। क्यों?
क्योंकि इसको हमने बाइंड किया हुआ है स्टेट से, इसको कहेंगे हम कंट्रोल्ड इनपुट। अगर मैं ये वैल्यू हटा दूंगा ना, अब ये बन गया है अनकंट्रोल्ड इनपुट, मतलब ये जो इनपुट है इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये जो नीचे 4 इनपुट दिख रहे हैं वो भी कंट्रोल नहीं है, उनमें वैल्यूज कैसे भी बदली जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब भी उसको ऐसे स्टेट के साथ बाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा कंट्रोल इनपुट, और जो वैल्यू स्टेट में होगी वही वैल्यू इनपुट में दिखेगी, उससे अलग वैल्यू नहीं दिखेगी। तो अगर यूजर टाइप करता है, कुछ भी करता है, अगर वैल्यू बदलनी है इनपुट में तो हमें स्टेट में वैल्यू बदलनी पड़ेगी, ठीक है। और जब भी हमें इवेंट मिलती है तो इवेंट के साथ टारगेट मिलता है, टारगेट के अंदर वैल्यू मिलती है, जो भी नई वैल्यू होती है वो। ये स्टैंडर्ड है, इनपुट के लिए नॉर्मली यही करते हैं। सेट हाउस नंबर, जब भी हमारे पास ऑन चेंज इवेंट है, ठीक है। ये ऑन चेंज इवेंट कब कब होगी, जब भी यूजर कुछ भी टाइप करेगा तो नई वैल्यू यहां पे मिलेगी, न्यू वैल्यू, और हमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से नई वाली वैल्यू को स्टेट में रख देना है। अब मैं टाइप करूंगा तो वो दिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही वाला पूरा साइकिल ही चल रहा है। अगर मैं इसको कंसोल लॉग लगाऊं तो जितनी बार भी मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है। एस डी एफ बाई डिफॉल्ट ये देखो प्रिंट हो गया इसका वैल्यू। अब मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। जितनी बार भी मैं वैल्यू बदल रहा हूं वो उतनी बार प्रिंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। जैसे हमने पहले ही देखा था, जब भी स्टेट होता है और स्टेट की वैल्यू बदलती है पूरा कंपोनेंट फिर से रेंडर होता है, ठीक है। कंपोनेंट रेंडर हो गया। अभी देखो ना ये दो दो बार रेंडर हो रहा है, ठीक है। एक ही चीज दो बार हो रही है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है। यहाँ पे स्ट्रिक मोड ऑन होती है, उसको हमें ऑफ करना होता है। इससे फिलहाल कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो हमें ना हो इसलिए इंडेक्स डॉट जेएस उसका जो रूट होता है वहां से स्ट्रिक मोड हटाना है। अभी एक बार ही ये रेंडर होना चाहिए। बेस कंसोल इसका फिर से रन करता हूं मैं, ठीक है। तो अभी एक बार ही आएगा। चलो बाकी के जो है वो अनकंट्रोल्ड इनपुट। अब अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल में फर्क क्या है। अनकंट्रोल्ड का क्या है, उसका स्टेट हम नहीं मैनेज कर रहे, ठीक है। हमें नहीं पता है उसके अंदर, हम नहीं कंट्रोल करेंगे। अगर मान लो एक मेरा पेज है, ठीक है, जहां पे वो पेज जब लोड होता है ना तो हम सर्वर से कुछ वैल्यू लेके आते हैं और इन सारे इनपुट में वो वैल्यू भर देनी है डिफॉल्ट वैल्यू की तरह। अगर मेरा इनपुट कंट्रोल्ड इनपुट है तो मैं कर सकता हूं ये। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे स्टेट हैं उनमें वैल्यूज डाल दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन इन केस ऑफ अनकंट्रोल्ड इनपुट हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रख पाएंगे। दैट इज डिफरेंस बिटवीन अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड इनपुट। अनकंट्रोल्ड का कभी कभी यूज कर सकते हैं जब हमें उसको मतलब स्टेट से ज्यादा मतलब ना हो या तो परफॉर्मेंस इशू हो रहा हो, तो अनकंट्रोल्ड से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में वो कंट्रोल ही होता है, क्योंकि फाइनली हमें स्टेट में वैल्यू चाहिए ही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 बनाएंगे स्टेट, किसके लिए, एक बनाया हमने हाउस के लिए, स्ट्रीट के लिए बनाते हैं, ठीक है। सेट स्ट्रीट, और जब भी स्टेट यूज स्टेट करेंगे तो ये वाला जो प्रैक्टिस है वो करना ही है। जो लेफ्ट साइड में अपना स्टेट का वेरिएबल है वो रहेगा कैमल केस ही रहेगा लेकिन लोअर में, और यहाँ पे सेट लिखना है और उसके बाद कैमल केस में यही वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस है जो हमें फॉलो करनी होती है। इसके बाद क्या आएगा, सिटी, सिटी और सेट सिटी, ठीक है। पिन कोड, अब देखो पिन कोड नंबर होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट में नंबर रखेंगे, क्योंकि जब भी इनपुट की बात आती है ना तो इनपुट हमेशा टेक्स्ट रिटर्न करता है, इनपुट कभी नंबर नहीं रिटर्न करता। तो हमें मिलेगा तो वो टेक्स्ट में ही, बाद में उस पर वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जो हमें टेक्स्ट मिला है वो सही से नंबर है कि नहीं है, वो सही क्या बोलेंगे उसको, स्टेट है कि नहीं है, इन पिन कोड है कि नहीं है, ठीक है। और फाइनली आता है स्टेट। स्टेट में भी स्ट्रिंग की वैल्यू ही रखेंगे और इसका भी एक मेथड बना देंगे।
ठीक है, अब इस तरह से वैल्यू और ऑन चेंज का यूज करके सारे जो इनपुट है उनको करना है बाइंड। स्ट्रीट का स्पेलिंग STREET होता है ना। स्ट्रीट और ऑन चेंज में क्या करना है, सेट स्ट्रीट। ठीक है, सेम ही चीज हम करेंगे सिटी के लिए और पिन कोड के लिए। ठीक है, इसको मैं टाइप रख सकता हूं नंबर। इससे क्या होगा कि कोई भी जो यूजर है वो नंबर के सिवा कुछ एंटर नहीं कर पाएगा। स्ट्रीट आ गया, सिटी आ गया। ठीक है, सिटी, सेट सिटी। और ये कौन सा था, पिन कोड, सेट पिन कोड, पिन कोड। और स्टेट के केस में हम बनाएंगे सिलेक्ट फील्ड। ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन होना चाहिए। सिलेक्ट बनाएंगे, सिलेक्ट में भी सेम ही होना है। ठीक है, सिलेक्ट को भी इसी तरह से बाइंड करेंगे वैल्यू और ऑन चेंज से। इसके सिलेक्ट के नीचे क्या आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस में ऑप्शन 1 आएगा, मान लो कि गुजरात, और यहाँ पे वैल्यू में रख देंगे जीजे। ठीक है, महाराष्ट्र, तो MH, और DL फॉर दिल्ली। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे हमारे पास। और यहाँ पे बाइंड करेंगे हम स्टेट को और सेट स्टेट। ठीक है, अब एड टू कार्ट करते हैं, चेकआउट पे जाते हैं। फिर से मैं हाउस नंबर लिख देता हूँ, स्ट्रीट लिख देता हूँ, ये सब मैंने लिख दिया। अब पिन कोड में ये भी लिख दिया। यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसकी वैल्यूज मिलेगी कैसे हमें, क्योंकि फाइनली नीचे क्या होगा, नॉर्मली एक सबमिट बटन होगा। उस सबमिट बटन के क्लिक पे वैल्यूज जाएंगी सर्वर पे। तो नीचे सबमिट बटन एक रख देते हैं, बटन पे नाउ। ठीक है, और ये बटन कहाँ रखेंगे हम, ये बटन हम यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, देखते हैं। चलो अभी यहाँ रख देते हैं, पे नाउ। ठीक है, और पे नाउ की क्लिक पे क्या करना है, ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक बना देते हैं ऑब्जेक्ट ओबीजे पेलोड, और इसमें डाल देंगे स्टेट, पिन कोड, स्ट्रीट, और क्या क्या था हमारे पास, हाउस नंबर और सिटी। ठीक है, ओबीजे पेलोड, उसको करेंगे कंसोल डॉट लॉग। और अब मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऐसा ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी सबमिट करते करते वक्त वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और देखो गुजरात, पिन कोड में गुजरात आ गया है, कुछ गलती है यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ मैं और पे नाउ करता हूँ तो क्या आता है, सिटी। ठीक है, चलो सिटी में मैं बोल देता हूँ सूरत, और स्ट्रीट में 1 और 2 लिख देता हूँ और पे नाउ करता हूँ तो क्या आया, हाउस नंबर 1 आ गया, स्ट्रीट 2 आ गया, स्टेट गलत आ रहा है। स्टेट में पिन कोड जा रहा है, पिन कोड में स्टेट जा रहा है। वैल्यू नहीं लिखा है, हम्म, ऑप्शंस। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे सिलेक्ट में मैंने सेट पिन कोड कर दिया है और पिन कोड के अंदर सेट स्टेट कर दिया है। ठीक है, तो इसको मुझे सही करना होगा। और ऑप्शन में वैल्यू नहीं आ रही, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, देखते हैं चलो। अच्छा, वैल्यू सही नहीं लिखा है, चलो ऑप्शन में वैल्यू भी लिख दिया अब हमने, 1 2 सूरत। अरे ये क्यों नहीं लिखा जा रहा, इसका सेट पिन कोड नहीं हुआ सही से। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और हाँ गलती यही है, यहाँ पे पिन कोड भी तो लगाना है। ठीक है, पिन कोड सेट होता है और यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, पे नाउ।
स्टेट में आ गया दिल्ली, पिन कोड में जो पिन कोड में डाला था वो आ गया, हाउस नंबर आ गया, स्ट्रीट आ गया। ठीक है, इस तरह से पूरा फॉर्म हमने भरा और फिर उसके साथ जब ऑन क्लिक होता है तो स्टेट के वेरिएबल्स को कैसे भी यूज करके हम सर्वर पे भेज सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन लगाने हो तो यहाँ लगा सकते हैं हम वैलिडेशन। यहाँ पे वो HTML वाले भी लग सकते हैं जो बेसिक वैलिडेशन होते हैं, जहाँ पे फॉर्म बनाना है और फॉर्म के अंदर इसको रिक्वायर्ड बोल देना है। ठीक है, देखो इसको मैं बनाता हूँ फॉर्म, पहले फॉर्म करता हूँ यहाँ पे बंद। ठीक है, और जो भी मुझे चीज चाहिए ना रिक्वायर्ड है, जरूरी है, उसको यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड लिखना है। ये कौन सा वैलिडेशन लग जाएगा? बेसिक HTML वाला। वो ब्राउजर खुद लगाता है, उसके लिए हम कुछ कोड नहीं लिखते हैं। ठीक है, और फिर ये जो बटन दिख रहा है, इस बटन को हमें बना देना है सबमिट बटन, ताकि फॉर्म सबमिट हो और वैलिडेशन एक्टिवेट हो, क्योंकि बिना फॉर्म सबमिट हुए वैलिडेशन एक्टिवेट नहीं होंगे। टाइप इक्वल टू सबमिट, और जब ये सबमिट होता है तो जो सबमिट बटन है उसके ऑन क्लिक कभी नहीं हैंडल करते हम, फिर हम फॉर्म का ऑन सबमिट हैंडल करते हैं। अरे ठीक है, फिर फॉर्म के ऑन सबमिट में हम पेलोड का तो यूज कर ही सकते हैं। अभी पे नाउ पे क्लिक करता हूं, ये फॉर्म हो गया रीडायरेक्ट, क्योंकि फॉर्म था यहाँ पे तो पेज रीडायरेक्ट हो गया पूरा, क्योंकि नॉर्मली फॉर्म ऐसा ही होता है, फॉर्म में पेज रीडायरेक्ट ना हो इसके लिए करना पड़ता है E.stop प्रोपोगेशन, सॉरी स्टॉप प्रोपोगेशन नहीं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, फॉर्म का ऑन सबमिट रखना है और उसको प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है, वरना पेज रीलोड हो जाएगा और सारी वैल्यूज लॉस हो जाएंगी, क्योंकि फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर ही है पेज रीलोड करना। और अभी देखो मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये बोलता है पहले चीजें लिखो। ठीक है, 1 2 सूरत, सबमिट करो। अभी मैं पे नाउ कर रहा हूं ना, तो क्या हो रहा है देखो, स्टेट में यहां तो गुजरात दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा? खाली। क्यों? क्योंकि स्टेट में ना हमने डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी? एम्प्टी स्ट्रिंग। और वो वैल्यू बदलती कब है? जब यहां से कोई भी ऑन चेंज होगा तब। अगर स्टेट में ऑन चेंज हो ही नहीं रहा है तो वैल्यू बदलेगी नहीं। और स्टेट में हमने रखे हैं 3 ऑप्शन। ठीक है, तो अगर वैल्यू में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, तब भी ये जो ड्रॉप डाउन है HTML के पास, उसको दिखाने के लिए खाली जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ सिलेक्टेड दिखता रहेगा, तो वहां पे खाली जगह रखने के लिए एक ऐसा खाली एलिमेंट हमें रखना चाहिए। ठीक है, अभी देखो गुजरात नहीं सिलेक्टेड दिख रहा है, अभी सबमिट करूंगा तो ये बोला कि भाई कुछ ना कुछ सिलेक्ट करो। अभी गुजरात सिलेक्ट करके आगे जाता हूं तो जीजे आएगा, महाराष्ट्र में MH आएगा। ठीक है, ये हो गए बेसिक वैलिडेशन। अब हमें मान लो जिप कोड का वैलिडेशन लगाना है कि 6 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, तो यहां पे लगा सकते हैं इफ पिन कोड डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 6, देन क्या करेंगे हम? रिटर्न कर देंगे, कोड आगे नहीं बढ़ाएंगे और एक अलर्ट बता देते हैं। ठीक है, अलर्ट में क्या लिखेंगे? वैलिड जिप कोड ऑफ 6 कैरेक्टर्स। ओके, अभी पे नाउ कर रहे हैं तो क्या बोलता है? जिप कोड सही नहीं है, 6 कैरेक्टर का डाला तो ही कोड आगे बढ़ा। ठीक है, अब ये जो वैलिडेशन है कैसा? ये अलर्ट वाला वैलिडेशन। ठीक है, ये बहुत पुराना हो चुका है। अभी जो भी वेबसाइट होती है इसमें ये वाला वैलिडेशन नहीं देखा जाता, और अगर वैलिडेशन ऐसा होता भी है ना तो इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। ठीक है, बीच तुम कर रहे हो बीच में पूरा अलर्ट आएगा। ऐसा वैलिडेशन नॉर्मली बहुत सारी जगह नहीं देखा जाता। वैलिडेशन कैसा होता है? जब मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहीं बटन के आसपास कहीं पे वैलिडेशन आ जाएगा, या तो जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे उसी वक्त इसी फील्ड के नीचे वैलिडेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वैलिडेशन होते हैं। तो एक तो वैलिडेशन कैसा होगा कि भाई बटन के आसपास आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे अलर्ट में लिखने की जगह एक वेरिएबल लेंगे, एरर इक्वल टू बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, और अगर कंडीशन ट्रू होती है
तो हम एरर को कर देंगे ये असाइन, ठीक है, और रिटर्न यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में इफ लिखेंगे अगर एरर एम्प्टी नहीं है, ठीक है। देखो जावास्क्रिप्ट में ना ये ट्रूथी वैल्यूज और फॉल्सी वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे 6 वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू ट्रू में कन्वर्ट होती हैं, जिसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। मैं इसको दिखाई देता हूं, फॉल्सी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। ये देखो ये 6 वैल्यूज है ना, जो अनडिफाइंड, नल, नन, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग और फॉल्स। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है और इफ कंडीशन में ऐसा लिखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, या तो मतलब इफ कंडीशन का तो जो भी चीज है वो बुलियन में कन्वर्ट होने जाएगी। तो मैं यहाँ पे एरर एरर लिख दिया अगर, तो वो बुलियन में कन्वर्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग है मतलब एरर नहीं आई, तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी इसका मतलब वैलिडेशन सही है और कोड आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर एरर आ गई तो ये वैल्यू बन जाएगी ट्रू में, क्योंकि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। तो जब भी ये ट्रू रहेगा हम बोल देंगे रिटर्न, आगे नहीं बढ़ना है। और हमें कहाँ पे कुछ दिखाना है, तो यहाँ पे बटन के पास, ठीक है ना, यहाँ पे हमें एक डिव दिखाना है और उसकी स्टाइल क्या होगी, कलर रेड होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम और ये कब दिखाएंगे, तो जब हमारे पास कोई एरर होगी ना तब दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वैलिडेशन एरर और सेट वैलिडेशन एरर, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगी, ठीक है। और इसको हम कंडीशनली रेंडर करेंगे। अगर वैलिडेशन एरर है तो वैलिडेशन एरर रेंडर करो, वरना तो नल रेंडर कर दो, ठीक है। ये फिर से हमारा टर्नरी ऑपरेटर आ गया। और यहाँ पे ये जो डिव है उसके बीच में कुछ टेक्स्ट भी लिखा होगा, और वो टेक्स्ट कौन सा होगा, जो भी वैलिडेशन एरर में हम रखेंगे, ठीक है। वैलिडेशन एरर में हम जो भी टेक्स्ट रखेंगे वो टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, तो कर्ली ब्रेसिस करके अंदर लिख देना है, ठीक है। JSX के अंदर अगर डिव के अंदर कहीं पे भी कर्ली ब्रेसिस हो रहा है, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी चीज होगी वो जावास्क्रिप्ट होगी। वो जावास्क्रिप्ट के बाद रन होके जो भी वैल्यू मिलेगी वो वहां पे प्रिंट होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा ये जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। ये हमेशा किसी न किसी वैल्यू में कन्वर्ट होके ही प्रिंट होगी, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, हमें जब पता लगा कि भाई एरर है तो हम एरर के स्टेट को सेट कर देंगे। ऐसा करने के बाद कहाँ गया हमारा ऐप, ये रहा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब पहले चलो इसको कर देते हैं पूरा। पे नाउ पे क्लिक किया, क्या आ गया, एंटर वैलिड जिप कोड ऑफ 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे एरर आ गई। इससे भी अच्छा एरर दिखाने का रास्ता क्या है कि भाई जिप कोड के पास में ही दिखा दो उसका वैलिडेशन एरर, ठीक है। तो अब ये क्या था, ये ग्लोबल एरर के लिए एक हमने मैसेज बनाया। अब जिप कोड में अगर कोई एरर है तो उसके लिए भी एक स्टेट बनाना पड़ेगा कि भाई जिप कोड वैलिडेशन में प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। पिन कोड वैलिडेशन एरर और सेट पिन कोड वैलिडेशन एरर, ठीक है। और इसको हम कब अपडेट करेंगे, तो कुछ इस तरह करेंगे हम, ये पिन कोड है, पिन कोड जब भी चेंज हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पिन कोड सेट तो कर रहे हैं, प्लस हम क्या करेंगे, इफ यहीं पे हम वैलिडेशन लगाएंगे, इफ टारगेट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है, लेस देन नहीं, नॉट इक्वल टू 6, तो हम सेट कर देंगे पिन कोड वैलिडेशन एरर, एंटर वैलिड पिन कोड, ठीक है। अभी मैं जैसे ही पिन कोड टाइप करूंगा ना, एरर आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने एरर को रेंडर नहीं कराया तो फिर दिखेगी कैसे। एरर रेंडर कराने के लिए फिर से यही यूज करेंगे हम। ये जो इनपुट है पिन कोड का, इसके नीचे डिव रख दिया, कलर रेड इसका, और कौन सी वैल्यू पे इसको वो कराएंगे,
पिन कोड वैलिडेशन एरर वाला जो स्टेट होगा उसके बेस पे हम यहाँ पे रेंडर कराएंगे। तो देखो आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या गलती की है, जब 6 वाला भी इनपुट आ गया ना तो भी हम एरर को हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भी करना पड़ेगा, एल्स कंडीशन में एरर खत्म भी करनी पड़ेगी भाई। जब 6 हो गया तो एरर को हटाना भी पड़ेगा, बराबर। तो जब भी हम रिएक्ट में वैलिडेशन करेंगे कुछ इस टाइप का वैलिडेशन करेंगे जहां पे जो इनपुट है या जो भी वैल्यू ले रहे हैं यूजर से उसके बाजू में ही उसकी एरर आए, और सबमिट करने पे पूरे में एरर आए वैसा भी रखेंगे। और ये बेसिक जो HTML वाला वैलिडेशन है ना वो कहीं नहीं करेंगे। इन केस कुछ लेस इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे कर सकते हैं, वरना यही वाला वैलिडेशन करेंगे हम। ठीक है, चलो अभी पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वैल्यू एरर एरर है अभी। ठीक है, मैंने एरर सॉल्व कर दी तो ये हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि भाई अभी भी पुरानी एरर दिख रही है। इसके केस के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी हम फिर से सबमिट करते हैं तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि भाई एरर नहीं थी। ठीक है, एरर को 0 बोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर से वैलिडेशन करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर एरर नहीं आती तो एरर को हम 0 बोल देंगे, कोई एम्प्टी स्ट्रिंग एरर नहीं है अगर नहीं आती तो। ओके, अब ये थोड़ा सा क्लीन फॉर्म हुआ है, ऐसे ही सारे फॉर्म हमें बनाने होंगे। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो बहुत सारे स्टेट हो गए। ठीक है, बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे नाम रखने पड़ रहे हैं। तो हमें फॉर्म कंट्रोल करने के लिए ना लाइब्रेरीज होती हैं कुछ, तो वो लाइब्रेरी यूज करेंगे हम। लेकिन फिलहाल आपको एक ऐसा ही फॉर्म बनाना है जहां पे कोई लाइब्रेरी यूज ना करके स्टेट के साथ ही खेल के सारे फील्ड के लिए इनलाइन वैलिडेशन होना चाहिए, प्लस जो सबमिट बटन क्लिक करें तब भी वैलिडेशन होने चाहिए। अगर सबमिट बटन पे वैलिडेशन नहीं होंगे तो क्या होता देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रोकता ही नहीं हूं कि भाई वैलिडेशन नहीं है, रोका नहीं मैंने, तो अब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड दिख रहा है लेकिन पे नाउ करूंगा ना तो पे सक्सेसफुली हो जाएगा, भले यहाँ पे एरर दिख रही है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एरर दिखाई है ना, सेट पिन कोड वैलिडेशन एरर जो भी किया है वो क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, वो तो सिर्फ यहाँ दिखने के लिए है कि भाई यूआई में दिखती रहे, इस हम सबमिट रोक नहीं रहे हैं। तो दोनों चीजें साथ में रखनी है हमें, एक तो वैलिडेशन की एरर है तो वो दिखानी है यूजर को, एक टास्क ये है हमारा, दूसरा सबमिशन रोकना भी है। ओके, अब सबमिशन रोकने के लिए कुछ अलग चीज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिर से वैलिडेशन चेक कराने की जगह यहाँ पे ये कर सकते हैं कि भी अगर ये वाली एरर है तो वैलिडेशन एरर में ये वाली एरर रख के सबमिट मतलब रोक दो, या फिर सिर्फ रोक दो। ठीक है ना, क्योंकि एरर तो ऊपर दिख ही रही है, फिर से दिखाने का क्या मतलब है। ठीक है, पिन कोड वैलिडेशन एरर अगर एग्जिस्ट करती है तो कुछ मत करो, सबमिट मत होने दो, एरर वैसे भी दिख रही है। अब मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही मैं एरर सॉल्व करूंगा उसके बाद पे नाउ चलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये है तो मतलब कोई और एरर फील्ड भी हो तो सबका यहाँ पे करना है और कंडीशन लगा के, किसी में भी एरर नहीं है तो ही आगे बढ़ना है, किसी में भी एरर है तो रुक जाना है, और जिसकी भी एरर है वो उसके प्लेस पे तो दिखती रहेगी। ओके, चलो ये हमारा फॉर्म हो गया। यहाँ पे हमने क्या चीजें देखी हैं, कंट्रोल्ड इनपुट और अनकंट्रोल्ड इनपुट। ठीक है, अनकंट्रोल्ड इनपुट वो होते हैं जिनकी वैल्यू में अनडिफाइंड जाता है, या तो कुछ नहीं जाता, जब कुछ नहीं जा रहा तो अनडिफाइंड जा ही रहा है। तो जिनकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, जब हम रेंडर कर रहे होते हैं, किसी भी केस में अनडिफाइंड हो जाए तो वो होते हैं अनकंट्रोल्ड इनपुट, और जिसकी वैल्यू हम सेट कर रहे हैं वो होते हैं कंट्रोल्ड इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे ना रिएक्ट में एक पॉपुलर एरर आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, हाउस नंबर को इस बार कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया मतलब हाउस नंबर क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, और जब ये रेंडर हो रहा होगा तो वैल्यू में क्या गया होगा, अनडिफाइंड गया होगा। तो फिलहाल ये जो दिख रहा है ना
हाउस नंबर, ये अनकंट्रोल्ड इनपुट है। जब मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो अब वैल्यू में जा रहा होगा एक स्ट्रिंग। तो पहले तो मैंने बोला कि भाई ये अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब रिएक्ट ने मान लिया कि ये इनपुट को हम कंट्रोल नहीं कर रहे। अब रिएक्ट को जब हमने बोला कि भाई इसमें वैल्यू भी डालो, तो रिएक्ट ये बोलेगा अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है, जब भी ऐसी एरर आए ना, इसका मतलब हमने जो डिफॉल्ट वैल्यू दी है उसमें अनडिफाइंड जा रहा है। ओके, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू जब भी हम दे रहे हैं तो उसको देना है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये अनकंट्रोल्ड वाली एरर नहीं आएगी। ठीक है, इसका दूसरा रास्ता भी है ये कि हमने चलो स्टेट में उसको अनडिफाइंड रख दिया, दैट्स ओके, लेकिन जब हम उसको पास कर रहे हैं तब कभी भी अनडिफाइंड नहीं जाना चाहिए। ये कैसे इंश्योर करते हैं? शॉर्ट सर्किट करके। ठीक है, अगर हाउस नंबर में कोई भी फॉल्सी वैल्यू है, फॉल्सी वैल्यू मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, जीरो आ गया, अनडिफाइंड आ गया, ठीक है, हमें तो अनडिफाइंड ही हैंडल करना था। तो जब भी अनडिफाइंड है तो एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दो। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस केस में भी हमने भले ही उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड रखी हो, पर ये एरर नहीं देगा कंट्रोल अनकंट्रोल्ड वाला, क्योंकि जब भी वो अनडिफाइंड रहेगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग भेजता रहेगा। इसलिए रिएक्ट को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये इनपुट अनकंट्रोल्ड था। अब रिएक्ट ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड इनपुट होते हैं ना, रिएक्ट उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, और फिर सडनली रिएक्ट को पता चलता है कि नहीं ये कंट्रोल ऊपर से आ रहा है, तो रिएक्ट वार्निंग देता है कि नहीं ऐसा मत करो। ये बिहेवियर क्या बोलेंगे इसको, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन पे ले जाता है। ओके, मेरे ख्याल से आज इतना रख सकते हैं फॉर्म तक, ठीक है। फिलहाल आपको ये बना देना है, क्या कर देना है, एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म की वैल्यू उसमें वैलिडेशन लगाने हैं सबके लिए। हाँ, मैंने सिर्फ एक रिपोर्ट के लिए लगाया था, आपको सबके लिए वैलिडेशन लगाने हैं। स्टेट जो है ना यहाँ पे सारे के सारे रेंडर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेना जब स्टेट रेंडर कर रहे हो तो, क्योंकि स्टेट रेंडर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट आएगी पूरी लंबी सी और अपना फाइल लंबा बन जाएगा। ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। जब भी फाइल लंबा बनने जा रहा हो दूसरे कंपोनेंट में डाल दो, ठीक है, फाइल को हमेशा स्प्लिट कर दो, तो तुम्हारा जो ये इनपुट रहेगा वो दूसरे कंपोनेंट में जाएगा, और वहां पे प्रॉप्स का यूज करके हैंडल करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, वो मैं आपको छोड़ता हूँ, वो आपको थोड़ा सा सोच के करना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रॉप्स और कंपोनेंट दूसरा बना के आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जब आप ये पूरा सिलेक्ट दूसरे में डालोगे ना, दूसरे कंपोनेंट में, तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी प्रॉप्स का यूज करके। ओके, ठीक है, चलो, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है और कल हम कुछ और देखेंगे।